T20 विश्व कप अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है और भारत के लिए वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला है वो करो या मरो की स्थिति जैसी है, क्योंकि वेस्टइंडीज़ ने जिस तरीके से जिम्बाब्वे को पीटा था और भारतीय टीम का जो पिछले दिनों खेल रहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद कहा जाने लगा कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उसके लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला और उसे वैसा ही खेल दिखाना होगा जैसा भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल दिखाया था। लेकिन जिस तरीके के प्रयोग गौतम गंभीर करने के लिए मशहूर हैं, जिस तरीके की टीम कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ उन्होंने बीते दिनों किया है, उसके बाद कहा जाने लगा है कि वैसी छेड़छाड़ उनको इस मुकाबले में नहीं करनी चाहिए। अगर वैसा ही कुछ करते हैं तो टीम के लिए लुटिया डुबोने वाला होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला हुआ, वहाँ पे जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर को लाया गया, उसके बाद मत कह सकते रिंकू सिंह को नीचे भेजा गया, अक्षर पटेल को बाहर रखा गया, साथ ही साथ संजू सैमसन को भी एक तरीके से मौका नहीं दिया गया, बजाय इसके कि बार बार अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो रहे थे और तिलक वर्मा फ्लॉप हो रहे थे, फिर भी उनको बाहर बेंच पे बिठाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि अभिषेक शर्मा को बैक करना था, इस उम्मीद में कि कहीं उनका बल्ला चला तो टीम इंडिया की नैया वो पार लगा देंगे। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरी टीम अच्छा खेली और नैया पार भी लगी। हमने किस तरीके से जिम्बाब्वे को हराया उसका फायदा हमें देखने को मिला। लेकिन उस मैच में गंभीर की रणनीति पर सवाल उठे। टीम इंडिया जीती, लेकिन एक सवाल पैदा कर गया कि क्या ये गलती जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने की थी, जो गंभीर ने टीम कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ की थी, अगर वो ना किया होता तो आज हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके होते। इस तरीके से हम बात नहीं जोड़ रहे होते कि वो टीम दूसरे को हरा दे, तीसरी टीम चौथी को हरा दे, हमें एक तरीके से नॉकआउट मुकाबला का फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम न सिर्फ डिफेंडिंग चैंपियन है बल्कि इस दुनिया की बेहतरीन टीम है, टॉप की टीम है, साथ ही साथ टॉप फेवरेट भी माने जा रहे थे और अपने घर में खेल रहे थे। इस लिहाज से भारत को इस दहलीज पर पहुंचाने के लिए गौतम गंभीर जिम्मेदार है और आज के मुकाबले में उनको कम से कम वो 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए जो गलतियां उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में की, बाद में उसे जिम्बाब्वे के मुकाबले में सुधारा। अब देखने की बात होगी कि क्या वो इस वेस्टइंडीज के खिलाफ जो डू एंड डाई सिचुएशन है उसमें वो कैसी रणनीति, कैसा प्लेइंग 11 खेलने की कोशिश करते हैं या खिलाते हैं। हम आपको डिफरेंट सिनेरियोज बताने की कोशिश करते हैं कि कैसा हेड टू हेड का मुकाबला रहा है और किस तरीके का प्रदर्शन वेस्टइंडीज का रहा है और भारत किस तरीके की प्लेइंग 11 खिला सकता है और क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में। देखिए, ईडन गार्डन का पे ये मुकाबला होने जा रहा है। ये एक तरीके से वेस्टइंडीज के लिए मुफीद ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पे इंग्लैंड को हरा करके वेस्टइंडीज जो है, आप समझिए कि डिफेंडिंग मतलब चैंपियन बन चुकी है और वहाँ पे उसको खेलने का, इस T20 वर्ल्ड कप में भी खेलने का अनुभव है। साथ ही साथ भारत के खिलाफ जो उसके स्टैट्स हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। हालांकि भारत के स्कोर ज़्यादा है, लेकिन वेस्टइंडीज की स्ट्राइक रेट एवरेज की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आंकड़े की बात करें तो वेस्टइंडीज और भारत के बीच में 30 T20 इंटरनेशनल के मुकाबले खेले गए हैं। ऑल्दो भारत का पलड़ा भारी रहा है, भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज जो कह सकते हैं कि 10 में उसको जीत मिली है और एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। और T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड बेहतर है। दोनों टीमों 4 बार भी रही हैं, 3 बार वेस्टइंडीज ने जीते हैं, एक मैच कह लें कि भारत को जीत मिली है। दोनों टीमों की आखिरी मुलाकात 2016 के सेमीफाइनल में हुई थी, तब वेस्टइंडीज ने 3 विकेट खो करके 193 रन का टारगेट चेज कर लिया था। और भारत ने कोलकाता में अब तक एक ही वर्ल्ड कप मैच खेला है, उसमें जीत हासिल हुई है। बस वहीं वेस्टइंडीज ने 3 वर्ल्ड कप के मैच यहाँ खेले हैं, जिसमें तीनों में से जीत दर्ज हुई है। और कह ले कि एक बार जो फिर ये मुकाबला होने जा रहा है वो भारत के 2 टॉप या वेस्टइंडीज के टॉप बल्लेबाज, भारत के टॉप बल्लेबाज जो हैं या वेस्टइंडीज के सिमरन हेटमायर हैं जो कि टॉप बल्लेबाज के तौर पर उभरे हैं, और भारत के ईशान किशन है वो टॉप बल्लेबाज के तौर पर उभरे हैं। वेस्टइंडीज के जो गेंदबाज हैं गुडाकेश मोती और भारत के जो टॉप बॉलर हैं वरुण चक्रवर्ती, इन के बीच में एक तरीके से कह लें कि हेड टू हेड मुकाबला होने वाला है। ईशान किशन जो बतौर बल्लेबाज 6 मैच में 214 रन बनाए हैं, 77 उनका बेस्ट रहा है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट जो है 186.08 का रहा है
वहीं अगर हम बात करें सिमरन हेटमायर का, तो उन्होंने ही जिम्बाब्वे की जिस तरीके से बखिया उधेरी थी, उसके बाद टीम इंडिया के लिए उनसे संभल कर रहना होगा, गेंदबाजों को उनको सस्ते में निपटा करके भेजना होगा, वरना वो भारत के लिए खेल खराब कर सकते हैं। 6 मैच में 221 रन है, यानी कि कह लें कि ईशान किशन से भी ज़्यादा रन है। इसमें ईशान किशन का एक डक है, इसलिए आप देख सकते हैं कि उनका रन कम हो गया। 85 उनका बेस्ट है, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ही आया था। स्ट्राइक रेट 182.64 का है, यानी कि स्ट्राइक रेट ईशान किशन का बेहतर है। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो 6 मैच में 11 विकेट लिए उन्होंने, और 3 जो कह सकते हैं कि बेस्ट उनका है, 7 रन देके 3 विकेट। इकोनॉमी उनकी 7.2 की रही है। गुडकेश मोती जो है, गुडाकेश मोती वेस्ट इंडीज के बॉलर हैं, 6 मैच में 10 विकेट लिए हैं, 28 पे 4। उनकी भी इकोनॉमी कह सकते हैं बराबर ही है, 7.75 की है। इस लिहाज से अगर देखें तो भारत और जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं या प्लेयर्स हैं, उनका जो लेवल है, लेवल ऑफ कंपैरिजन या कॉम्पिटेंस की बात जो होती है, वो बराबर है। तो कम से कम इस मैच में कह लें कि भारत को जान लगानी होगी कम से कम जीतने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज से वर्ल्ड कप का जो मुकाबला है वो कुछ अच्छा नहीं रहा भारत का। और दूसरी तरफ ये मुकाबला भी एक तरीके से वेस्ट इंडीज के लिए मुफीद है, और एक तरीके से लकी जो ग्राउंड है ईडन गार्डन कहलाता है। यहाँ पे भारत की जो कमजोरियां पिछले साउथ अफ्रीका वाले मैच में दिखी थी, उसको सुधारनी होगी। उस कमजोरी की बात हमने आपको स्पोर्ट्स आवर के दूसरे वीडियो में भी की थी कि भारत किस तरीके से एक्सपोज हो गया था। अभिषेक शर्मा जो लगातार डक पे आउट हो रहे थे, उस मैच में उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए जिम्बाब्वे वाले मुकाबले में, या कह लें कि साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में, ईशान किशन को आगे किया गया था। वो 0 पे आउट हो गए थे। 15 रन बनाए थे ईशान किशन, लेकिन उनका 4 मैच में 15 रन था। हालांकि जिम्बाब्वे में उन्होंने भरपाई की थी। उनकी कमजोरी साबित हुई थी, या कह लें कि जो एक्सपोज हुए थे वो था नकल बॉल और धीमी गेंद। जिस धीमी गेंद पे कह लें कि संभल खेलने की जरूरत होती है, शॉट मारे जाते हैं या सॉफ्ट डिसमिसल के रूप में आउट होते हैं अभिषेक शर्मा, तो उनकी कमजोरी एक्सपोज हुई थी। दूसरी तरीके से सॉफ्ट डिसमिसल के लिए भी वो एक तरीके से मशहूर हो गए और उनको आउट किया जाने लगा। मतलब घेरेबंदी, बार स्लो बॉल डालते हैं, किसी फास्ट बॉल डालते हैं, एक बॉल बीच में स्लो डालते हैं, उसमें फंस जाते हैं अभिषेक शर्मा। ये उनकी साबित हुई थी। और पावर प्ले भारत की कमजोर कड़ी साबित हुई थी इस, कम से कम इस टूर्नामेंट की बात करें। ऑल्दो ईशान किशन के रूप में भारत को एक अच्छा विकल्प मिला था, इसलिए ईशान किशन और संजू आपको अभिषेक शर्मा एक तरीके से आपको साथ में ओपनिंग करते नजर आए थे। लेकिन कमजोरी यहां पे आई थी कि दोनों के पार्टनरशिप नहीं जम रही थी। अभिषेक शर्मा लगातार डक पे आउट रहे थे, ईशान किशन पे दबाव आता था, वो मारते थे। ऑल्दो बाद में जो 3rd डाउन तिलक वर्मा आते थे, वो भी नहीं मार पा रहे थे। तो 4थे डाउन पे आते थे कैप्टन सूर्य कुमार यादव, उन पे भी एक तरीके से दबाव पड़ता था। तो भारत की जो बैटिंग ऑर्डर थी वो फ्लॉप हो चुकी थी। कम से कम ओपनिंग तो साझेदारी नहीं दे रहे थे, पावर प्ले में रन नहीं आ रहे थे, क्योंकि पावर प्ले में ही जैसे ही आउट होते वहां पे एक तरीके से दबाव आ जाता है। 2 से 3 विकेट आउट हो जा रहे थे। दूसरी तरफ तिलक वर्मा के रूप में जो 3rd डाउन का फेल्योर था, मध्यक्रम का जो फेल्योर था, वो भी आपने देखा किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि रिंकू सिंह जैसे पिच हिटर को भी काम नहीं लगाया जा रहा है, वो भी उस तरीके से फिनिशर की भूमिका में नहीं साबित हो रहे थे। और हमने देखा किस तरीके से भारत की लुटिया साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में देखने को मिली थी। भारतीय बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंडर्स हैं खास करके, वो प्लेइंग 11 में 6 तक चले जा रहे हैं। यानी कि अगर आप ईशान किशन को देख लें, अभिषेक शर्मा को देख लें, उसके बाद आप तिलक वर्मा को देख लें, उसके बाद अक्षर पटेल को देख लें, तमाम 6 के आसपास जो लेफ्ट हैंडर्स हैं भारतीय टीम में हैं। और उनकी परेशानी सबसे ज़्यादा सामने आती है कि वो स्पिन बॉलर्स को नहीं खेल रहे हैं। अगर विकेट काली मिट्टी की है, जैसा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद का, वो काली मिट्टी की विकेट है, धीमी विकेट आती है, वहाँ पर स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे। वो भारतीय टीम है ये, जिसके बारे में कहा जाता है कि, या भारत के बारे में कहा जाता है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन यही भारतीय टीम है गौतम गंभीर के रीजन में, शतांशु कोटक के रीजन में, कि वहां पे भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इसलिए तो आप देखते हैं कि जब इस सोढ़ी जैसा खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड का है, जो कि कह लें कि उतना कैपेबल नहीं नजर आता है दूसरी टीमों के खिलाफ, लेकिन भारत आता है तो कमाल की गेंदबाजी करता है। एजाज पटेल जो मतलब भारत के खिलाफ मैच ही नहीं है, उसको मैच में मौके नहीं मिलते, लेकिन भारत आता है तो कमाल करके जाता है, हाईएस्ट विकेट टेकर रहता है। उसके बाद आप कह लें मिशेल सेंटनर को भी काफ़ी विकेट मिलते हैं, या तमाम न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो कह लें कि गेंदबाजी करते हैं, भारत के खिलाफ सक्सेस रहते हैं।
ये भारत की बल्लेबाजी का आलम ये देखिए, कितनी संघर्ष करते नजर आते हैं पावर प्ले में, या मोरल कितना डाउन है अभिषेक शर्मा का या दूसरे बल्लेबाजों का, कि कमर आगा जो पाकिस्तान वाले मैच की बात कर रहा हूं, वो मतलब कभी बॉलिंग नहीं करते, लेकिन भारत वाले मैच में दुनिया के सबसे घातक बल्लेबाज माना जा रहा था, जिसके खिलाफ तमाम टीमें प्लानिंग करती हैं, उस टीम के खिलाफ, उस बल्लेबाज के खिलाफ सलमान अली आगा जैसा बल्लेबाज जो कि आता है गेंदबाजी करने, उसकी विकेट पावर प्ले 1 से 2 ओवर के अंदर लेकर चला जाता है। उसके बाद आप देखिए एडन मार्करम जो साउथ अफ्रीका का कप्तान है, वो आते हैं और एक तरीके से लेके चले जाते हैं विकेट। तो ये तो हाल है भारतीय टीम का, ये तो हाल है भारत में पावर प्ले का, वो आपने देखा। साथ ही साथ डेथ ओवर में गेंदबाजी सपोर्ट नहीं कर पा रही टीम को, तो उसकी भी एक तरीके से दिखाना होगा। अगर मोटा मोटी बात करें तो संजू और अभिषेक को एक तरीके से तूफानी शुरुआत देनी होगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि प्लेइंग 11 में हो सकता है बदलाव किया जाए। पावर प्ले में दम दिखाना होगा और एक तरीके से साझेदारी बिल्ड करनी होगी। बुमराह को भी कमान संभालनी होगी, ऑल्दो उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। और छठे गेंदबाज कौन खेलेगा, उसमें भी एक तरीके से देख सकते हैं कि कौन उसमें खेलेगा। अब कहा जा रहा है कि पांड्या को भी अपने ओवर पूरे करने होंगे, अक्षर पटेल को भी जिम्मेदारी बढ़नी होगी, शिवम दुबे भी महंगे साबित हो रहे हैं, उनको भी देखना होगा। और नियमित अंतराल पे जो भारतीय टीम के विकेट गिर रहे हैं, वो भी एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती है। तो वो देखने की बात होगी कि किस तरीके से भारतीय टीम उससे निपटती है। तो कुल मिलाकर के मेरे अंदाज से लगता है, या मेरे हिसाब से लगता है कि भारतीय टीम को जो इन कमियों पे ध्यान देना होगा, गौतम गंभीर को जो टीम का कॉम्बिनेशन है उस पर ध्यान देना होगा। और एक तरीके से जो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ सब कुछ सही नजर आया था कि आपने संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में लाए थे, वो प्लेइंग 11 भी आपको खिलानी होगी, रिपीट करनी होगी, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होगी। और गौतम गंभीर को ग्रेग चैपल बनने की जरूरत नहीं है और अपने हाथ हौले रखने की जरूरत है। कोई यहाँ पे प्रयोग करने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि टीम का जो विनिंग कॉम्बिनेशन बना है, मोमेंटम बना है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। अब देखने की बात होगी कि ये मुकाबला किस तरफ जाता है। क्या भारत इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल पहुंचता है या नहीं, या वेस्टइंडीज को टिकट मिलता है फाइनल का, अब ये देखने की बात होगी। आप क्या सोचते हैं पूरे मामले पे, या इस मैच को लेकर के, टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर, प्रदर्शन को लेकर के, जिस तरह डिटेरिएट हुआ है। एक मैच में भारत की कलें खुली थी, लेकिन जिम्बाब्वे वाले मुकाबले ने भारत को थोड़ा सा मोमेंटम गेन दिया होगा। इस पर जो भी आप सोचते हैं अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।